गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में, आज की चर्चा में। आज जिस मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज में, वो आपकी यूनिट नंबर 4 है, प्योरिटी सेक्टर लेंडिंग और एमएसएमई है ना, पीएसएल और एमएसएमई पर आज क्वेश्चंस हैं। सारी यूनिट्स को कवर किया जा रहा है, एक एक करके हम बातचीत कर रहे हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि सारी चीजें सीक्वेंस में ही आपके साथ डिस्कस की जाए। एमसीक्यू के थ्रू भी मैं पूरा का पूरा सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी एमसीक्यू पर भी प्रैक्टिस होती रहेगी और आपका पूरा सिलेबस एमसीक्यू के थ्रू भी कवर हो जाएगा आराम से। तो मॉड्यूल वाइज हमारी बातचीत चल रही है। मॉड्यूल ए पर हमारी सबसे पहले चर्चा चल रही है। मॉड्यूल ए पर आज ये 4th डे है, यानी चौथी यूनिट है जिस पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। शुरू करें फिर आज की चर्चा। इत्मीनान से आंसर करिएगा, इस बार भी आपकी माइनस मार्किंग है नहीं, इसलिए बहुत इत्मीनान से आंसर करिए। सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, मार्क्स बहुत आराम से आ जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर आपने ठीक से समय से तैयारी की हुई है तो। दूसरी सूचना यह है आपके लिए, आप लोगों को खैर पता चल गया होगा, आपके रजिस्ट्रेशन की डेट 9 दिन और बढ़ गई है। जो पहले 21 अगस्त थी लास्ट डेट, अब वो 30 अगस्त यानी 30 अगस्त हो चुकी है। तो आपके पास ये समय बढ़ गया है। किसी का रजिस्ट्रेशन अगर कंप्लीट नहीं हो पाया था या रजिस्ट्रेशन वो नहीं कर पाए थे तो आपके पास अभी समय है, रजिस्ट्रेशन अपना कर लीजिएगा। 30 तारीख लास्ट डेट कर दी गई है। चलिए आते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पीएसएल, बैंक्स मस्ट लेंड एटलीस्ट -% ऑफ एएनबीसी टू एग्रीकल्चर विद इन विच स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर सब टारगेट इज मैंडेट। आपको ये बताना है कि पीएसएल की जो गाइडलाइंस है, प्रायोरिटी सेक्टर की जो गाइडलाइंस है, उसमें बैंकों को कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है अपने एग्रीकल्चर में से स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, जो कि उसका सब टारगेट है। मैंडेट है 18% है, 12% है, 10% है या 8%। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग और एमएसएमई से हर साल 2 क्वेश्चन कम से कम बनते ही बनते हैं, इसलिए बहुत इत्मीनान से आप इसको पढ़ते चलिएगा भैया। क्लियर है? आंसर करिए, बहुत इत्मीनान से आंसर करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन ठीक से आंसर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 पर क्या होगा दुरुस्त आंसर? एएनबीसी और सीईओबी दोनों में से जो भी हायर होता है उसको कंसीडर किया जाता है ना। तो कभी अगर एक सवाल ये भी बन सकता है कि जो भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए टारगेट सेट किया जाता है बैंकों के लिए, वो उसका आधार क्या है? तो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट एएनबीसी या सीईओबी क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर इसको कहा जाता है। इन दोनों को ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन दोनों में से जो हायर होगा, एएनबीसी ज्यादा होगा तो उसे आधार माना जाता है, सीईओबी ज्यादा होगा तो उसे आधार माना जाएगा। तो कितना है भैया, गाइडलाइंस क्या है, मतलब कितना टारगेट रखा गया है, इस सब टारगेट में क्या मैंडेटरी है, कितना देना होगा बैंकों को? 18%, 12%, 10% और 8%। अब ये डेटाबेस थोड़ा सा क्वेश्चन है, आप में से जिन्होंने भी इस पर ए आंसर किया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर है, 18% बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी जो ओवरऑल लिमिट है वो कितनी है भैया? 40%। जो उनकी ओवरऑल लिमिट है वो कितनी परसेंट है? उनमें से 40%। उनमें से जो एग्रीकल्चर में से मार्जिनल फार्मर्स है उन्हें देना होता है कितना? 18%। स्मॉल फाइनेंस बैंक और आरआरबीज की जो ओवरऑल लिमिट है वो 75% की ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक की भी और आरआरबीज दोनों की 75%। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसेंट इंक्लूजन इन द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लिस्ट? पीएसएल लिस्ट में कौन सा इसमें से नया जोड़ा गया सेक्टर है? हैंडीक्राफ्ट्स है, स्टार्टअप्स है, लार्ज कॉर्पोरेट लोन्स है या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट है? क्या होगा दुरुस्त आंसर भैया? क्या होगा दुरुस्त आंसर इनमें से? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की लिस्ट में कौन सा है जो नया जोड़ा गया है? आंसर करिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है। मॉड्यूल ए आपका बड़ा बेसिक सा मॉड्यूल ही है। मॉड्यूल ए में कोई भी ऐसा बहुत बहुत ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं, बेसिक्स ही है इंडियन इकोनॉमी के। मॉड्यूल और ए भी, मॉड्यूल ए और बी में इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक्स हैं, मॉड्यूल सी और डी में आपके इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के टॉपिक है। हाँ भैया, तो कौन सा नया है जो इसमें ऐड किया गया? आंसर करिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की लिस्ट में कौन सा नया ऐड किया गया है? एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, रूरल डेवलपमेंट है, रूरल सैनिटेशन है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं जो इसमें आते हैं, एजुकेशन है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की लिस्ट में। ठीक है, अब जो नया जोड़ा गया है उसमें क्या है भैया? चलिए आंसर की तरफ बढ़े। स्टार्टअप्स क्या है? लार्ज कॉर्पोरेट लोन्स इसमें आता नहीं, स्टॉक मार्केट लोन्स इसमें आता नहीं है। जो नया जोड़ा गया है वो क्या है? स्टार्टअप्स। इसलिए आप में से जिन्होंने भी बी आंसर किया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। The target for lending to weaker section for the small finance banks has been prescribed as -% of ANBC यानी adjusted net bank credit और CEOB which year is higher। यहां पर फिर से एक डेटा पूछा जा रहा है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनके लिए क्या साथ टारगेट है, इस सब इसमें सब टारगेट में उनके लिए कितना मैंडेटरी है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को देना, जिसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात की जा रही है। तो 15% है, 7.5% है, 12% है या 40% है? क्या होगा दुरुस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए क्या टारगेट है भैया? स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए टारगेट वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए कितना टारगेट है? उनके एएनबीसी या सीईओबी दोनों में से जो भी ज्यादा होगा। 15% है, 7.5% है, 12% है या 40% है? आप में से जो भी पेड कैंडिडेट होंगे उनको ये पूरी लिस्ट मैंने इस विशेष तौर पर बातचीत की थी,
जो ओवरऑल टारगेट है, जो सब टारगेट है, वो कितना है, एएनबीसी और सीईओबी का पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए कितना है, फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से ज़्यादा 20 से कम उनके लिए क्या टारगेट है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए क्या टारगेट है, रूरल बैंक के लिए क्या टारगेट है। अच्छा, एक गाइडलाइन और है यहाँ पर, आप उसको चाहे तो अपने नोटबुक पर लिख लें। वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में ऐसे फॉरेन बैंकों के लिए असल में मैंडेटरी नहीं है, क्लियर है। तो भारत में पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए और रूरल बैंकों के लिए इसमें मैंडेटरी है, वो उन्हें देना पड़ेगा। लेकिन फॉरेन बैंक्स के लिए वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में देना मैंडेटरी नहीं होता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप में से जिन्होंने भी सी आंसर किया है 12%, वो बिल्कुल दुरुस्त आंसर भी है। 12% बिल्कुल दुरुस्त आंसर है, ठीक है। 12% सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये थोड़ा इत्मीनान से पढ़िएगा तब आंसर करिएगा। व्हाट आर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, पीएलसीज क्या होते हैं। अ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय अ बैंक टू अ पर्सन डिपॉजिटिंग मनी फॉर ए स्पेसिफाइड लेंथ ऑफ टाइम एट ए स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सर्टिफिकेट बैंकों द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो बैंकों में पैसा जमा करते एक निश्चित समय सीमा के लिए और एक निश्चित ब्याज दर पर। तो ऐसे व्यक्तियों को ये सर्टिफिकेट बैंक इशू करते हैं, उनको कहा जाता है पीएलसीज। ये अ मैकेनिज्म टू इनेबल बैंक्स टू अचीव द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट एंड सब टारगेट्स बाय परचेज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इन द इवेंट ऑफ शॉर्टफॉल। यह एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे बैंकों को ये सुविधा मिलती है कि अगर उनका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट या सब टारगेट पूरा नहीं हो पाया है तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को परचेज करके वो इसे अचीव कर सकते हैं। या एन अनसिक्योर्ड promissory note with a fixed maturity of rarely more than 70 days। यह एक अनसिक्योर्ड promissory note होते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट जिनका फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है जो 270 दिनों से ज्यादा होता है। या ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट गारंटिंग द पेमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी ईदर ऑन डिमांड और एट सेट टाइम whose pair is usually named on the document। या एक ऐसा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो है ये गारंटी देता है कि हम एक स्पेसिफिक अमाउंट आपको पे करेंगे या तो डिमांड पर या तो एक सेट टाइम पर, किसको, जिसका उस डॉक्यूमेंट पर नाम लिखा गया है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट के लिए ये सवाल पूछा जा रहा है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स होता क्या है। अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स को इत्मीनान से समझने के लिए आप इसको ठीक से समझिए, जो मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देने जा रहा हूँ। जैसे बहुत इत्मीनान से समझिएगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स होते क्या हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो बैंक हैं, ठीक है, एक का नाम है बैंक ए और एक का नाम है, मान लेते हैं बैंक बी। बहुत इत्मीनान से समझिएगा भैया, एक का नाम है बैंक बी। अब इनका एएनबीसी बहुत ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं कि इनका एएनबीसी और सीईओबी में से एएनबीसी ज्यादा था और वो मान लेते हैं कितना था, 10 लाख रुपए था। कितना था, 10 लाख रुपए था। हमने सीईओबी एएनबीसी दोनों निकाला और मान लेते एएनबीसी ज्यादा है जो कि 10 लाख रुपए, तो 10 लाख के आधार पर हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और बैंक बी का मान लेते हैं जो एएनबीसी है, बैंक का जो एएनबीसी है, मान लेते हैं इनका भी एएनबीसी ज्यादा था और वो 8 लाख रुपए था। यानी बैंक प्रायोरिटी सेक्टर में अब बी जो देगा वो 8 लाख रुपए के आधार पर देगा, जबकि बैंक ए 10 लाख रुपए के आधार पर देगा। क्योंकि आपको पता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो टारगेट का आधार है वो एएनबीसी या सीईओबी है, जो भी ज्यादा होगा। तो हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि दोनों का एएनबीसी ज्यादा था, इसलिए हमने उसको कंसीडर कर लिया। यहाँ एएनबीसी 10 लाख रुपए था, यहाँ एएनबीसी 8 लाख रुपए, दोनों ही पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो दोनों के लिए जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट है भैया, जो पीएसएल का टारगेट है 10 लाख का 40% होगा। 10 लाख का 40% इसका मतलब 4 लाख हो गया इसके लिए टारगेट, इसको 4 लाख देना है ओवरऑल। और इसका भी 40% है तो 8 लाख का 40 लाख कितना होगा, यानी इसका जो पीएसएल का 40 मतलब टारगेट होगा वो 3,20,000 रुपया होगा। यही तो होगा भैया, इनके लिए 3,20,000 होगा। 8 लाख का 40% कितना हो गया, 3,20,000। 10 लाख का 40% कितना हो गया, 4 लाख रुपए हो गया। तो इसका टारगेट है 4 लाख, इसका टारगेट है 3.2 लाख रुपए ओवरऑल जो देना है इसे। अब इसने क्या किया, 4 लाख की बजाय इसने 4.5 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी 50,000 रुपए इसने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ज्यादा दिया है, जबकि इसने सिर्फ और सिर्फ 3 लाख ही डिस्ट्रीब्यूट किया है। यानी इसने जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो सिर्फ कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, 3 लाख। यानी ये अंडर अचीव्ड है, इसको 20,000 रुपए और ज्यादा देना चाहिए था। अब ये क्या कर सकता है, जो अंडर अचीव्ड है और जिन्होंने ओवर अचीव कर लिया है, जो ओवर अचीव करने वाला बैंक है वो पीएसएल सर्टिफिकेट जारी कर सकता है, पीएलसी जारी कर सकता है, पीएसएल सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। किसके लिए, जिन बैंकों ने अंडर अचीव किया है।
ये बैंक इससे इस 20,000 रुपए का, क्योंकि उसको 20,000 का ही टारगेट पूरा करना है, 20,000 रुपए का ये पीएलसीज इनसे परचेज कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? चूंकि देखो आरबीआई का पर्पस क्या है कि प्रायोरिटी सेक्टर मार्केट में जानी चाहिए, उसमें जो लेंडिंग है वो मार्केट में जानी चाहिए, प्रायोरिटी सेक्टर्स तक टाइमली पैसा पहुंचना चाहिए। अब इसने पहुंचा दिया है ज्यादा, ये पूरा नहीं पहुंचा पाया, तो उतने का ये क्या कर सकता है, अपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स परचेज कर सकता है, जिससे इसका भी टारगेट क्या है, पूरा माना जाएगा। तो ऐसे सर्टिफिकेट्स को हम क्या कहते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स। यानी इस आधार पर जो हमारा सही आंसर बनेगा वो बी बनेगा। आप में से जिन्होंने भी बी आंसर किया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द टारगेट फॉर लेंडिंग टू माइक्रो एंटरप्राइजेस हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड एज डैश ऑफ एएनबीसी और सीईबी विच ईयर इज हायर। ये भैया आपके पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए पूछा गया है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, बैंक का नाम नहीं लिखा है, पीएसबीस के लिए पूछा जा रहा है। तो आप बताइए भैया पीएसबीस के लिए कितना टारगेट है, उनके एएनबीसी और सीईबी जो भी हायर होगा किस सेक्टर में पूछा जा रहा है, माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए। 15% है, 12% है, 40% है या 75%? तो 40% तो आप आंसर बनाइएगा मत, क्योंकि 40% ओवरऑल लिमिट है। 40% क्या भैया, ओवरऑल लिमिट है ना। माइक्रो इंटरप्राइजेस को कितना देना है, जो टारगेट है आपके जो ओवरऑल टारगेट है, जो सब टारगेट है, सब याद रखिएगा। ये सारे के सारे याद रखने हैं भैया, ना कितना होगा, चलिए सफिशिएंट टाइम ले लिया हम लोगों ने। इसके लिए जो दुरुस्त आंसर होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप में से जिन्होंने भी 7.5% आंसर किया, बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया, 7.5%। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। हाउ मेनी सेक्टर्स आर करंटली कवर्ड अंडर द पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम क्या है भैया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। 2019 में इसको सरकार ने शुरू किया था एज पर गवर्नमेंट अनाउंसमेंट। तो कितने सेक्टर्स हैं पीएलआई स्कीम के अंतर्गत, 8 सेक्टर्स हैं, 13 सेक्टर्स हैं, 14 सेक्टर्स हैं या 20 सेक्टर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। क्लियर है? तब तक आप इसका आंसर करिए, मैं पीएलआई स्कीम आपको बता दे रहा हूं। प्रायोरिटी सेक्टर कह रहा हूं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यानी ये एक इंसेंटिव स्कीम है जो कि किससे लिंक होगा, कंपनीज के प्रोडक्शन से लिंक्ड होगा। ये इसलिए लाया गया था ताकि कुछ सेक्टर्स को इसमें चिन्हित किया गया है, वही सेक्टरों की संख्या आपसे पूछी गई, कितने सेक्टर्स हैं जिनको इसमें रखा गया है पीएलआई स्कीम के अंतर्गत। यदि आप इन सेक्टर्स में एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा उत्पादन करते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्शन से लिंक्ड है, अगर एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो सरकार आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करेगा। अभी इंसेंटिव टैक्स में छूट के फॉर्म में हो सकता है, सब्सिडी के फॉर्म में हो सकता है, कैश फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सरकार आपको ये सब क्या नाम है, इंसेंटिव प्रोवाइड करेगा। इसका उद्देश्य ये था कि भारत में इन सेक्टर्स में प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इन सेक्टर्स में अट्रैक्ट किए जा सके। इसलिए भारत सरकार ने 2019 में इसको शुरू किया था। 1.97 लाख करोड़ रुपए इसके लिए अलोकेट किए गए थे अगले 5 साल के लिए। क्लियर हो गई इतनी बात बाबू? तो कितने सेक्टर्स हैं, अब इसमें पहले 13 सेक्टर थे, बाद में ड्रोन और ड्रोन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो फील्ड है उसमें इसको जोड़ा गया, और अब कुल हो गए हैं इसमें 14 सेक्टर्स। पहले 13 ही थे, अगर आप अपनी बुक पढ़ेंगे तो उसमें अपडेट नहीं है, बुक में 13 ही सेक्टर दिए गए हैं, लेकिन अब कुल इसमें 14 सेक्टर हो गए। तो आपके 14 सेक्टर्स हैं, सी आंसर बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। एज पर द रिवाइज एमएसएमई डेफिनेशन इन 2020 नहीं 2025 होगा यहाँ पर, है ना, इस बजट में जो है रिवाइज किया गया। व्हाट इज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट फॉर एन एंटरप्राइज टू क्वालिफाई एज माइक्रो एंटरप्राइजेस। आपको पता है कि इस बजट में आपकी जो एमएसएमई की लिमिट है उसको बढ़ाया गया है, एमएसएमई की क्लासिफिकेशन जो है उनमें जो लिमिट है उसको बढ़ाया गया है। एमएसएमई का क्लासिफिकेशन दो आधार पर होता है, एक है मशीनरी प्लांट इक्विपमेंट पर वो कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस आधार पर है, और कितना उनका एनुअल टर्नओवर होगा इस आधार पर, और दोनों आपको याद रखना चाहिए। लिमिट बढ़ा दी गई है 2025 में, 1 अप्रैल 2025 से ये लागू भी हो चुका है। माइक्रो एंटरप्राइजेस की कितनी लिमिट है इक्विपमेंट प्लांट मशीनरी के आधार पर, 2.5 करोड़ रुपीस, 5 करोड़ रुपीस, 10 करोड़ रुपीस या 25 लाख रुपए। इस पर बहुत ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, मैं इस पर आपको आंसर बता दे रहा हूं। मेरा उद्देश्य इस पर है कि आप इसको पूरा याद रखें। तो इसका जो दुरुस्त आंसर है भैया वो 2.5 करोड़ है, पहले 1 करोड़ था, अब उसको बढ़ा के 2.5 करोड़ कर दिया गया है। तो ए आंसर इसका बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। ये आपको यहां पर मैंने नई लिस्ट रख दी है, 2025 का भी जो नया आया है 25-26 का बजट उसमें अनाउंस किया गया है एक, है ना, और 1 अप्रैल 2025 से लागू भी हो गया है। अब ये इन्वेस्टमेंट की ओल्ड लिमिट है और ये न्यू लिमिट है, मैं दोनों आपको बता दे रहा हूं। ये आपकी जो करंट लिखी गई है अब ये ओल्ड हो गई है, तो ये ओल्ड हो गई, और रिवाइज का मतलब ये न्यू लिमिट है। ये किसके आधार पर, इन्वेस्टमेंट के आधार पर है। टर्नओवर के आधार पर जो करंट है ये अब पुरानी हो चुकी ओल्ड, और रिवाइज का मतलब ये न्यू लिमिट है। क्लियर है? अब क्या है बाबू, पहले माइक्रो एंटरप्राइजेस पर इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट इन सब पर 1 करोड़ था, अब बढ़ा के 2.5 करोड़ कर दिया गया, यही क्वेश्चन पूछा गया है। टर्नओवर जो पहले था 5 करोड़ रुपए उसे बढ़ा के 10
10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए पहले जो 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था, अब वो बढ़ा के 25 करोड़ कर दिया गया है। इसका 4 गुना कर दोगे तो अब बढ़ा के 100 करोड़ कर दिया गया है, जो पहले 50 करोड़ था। मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए जो पहले 50 करोड़ था, अब उसे बढ़ा के 125 करोड़ कर दिया गया है। इसका 4 गुना कर दोगे तो ये 500 करोड़ हो जाएगा एनुअल टर्नओवर, जो अब नया हो गया है। तो ये आपका नया है लिस्ट, इसकी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सवाल पूछा जा सकता है, नया ही आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन इज नाउ रिफर्ड टू एज उद्यम मित्र पोर्टल है, उद्यम रजिस्ट्रेशन है। व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ रजिस्टरिंग एज एन एमएसएमई अंडर दिस स्कीम? अगर आप उद्यम मित्र पोर्टल पर या इस स्कीम के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? एग्जेम्पशन फॉर ऑल टैक्सेस, आपको सारे टैक्सेस से छूट मिल जाती है। ये एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम, सब्सिडीज एंड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, या आपको एक्सेस मिल जाता है इजीली। गवर्नमेंट स्कीम को आप एक्सेस कर सकते हैं, सब्सिडीज को एक्सेस कर सकते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को एक्सेस कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस से ऐसे एमएसएमई को छूट मिल जाती है। एक्सेस टू फ्री लोन फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, क्या होगा इसके लिए? दुरुस्त आंसर, उद्यमी मित्र पोर्टल शुरू किया गया था भारत सरकार की तरफ से, सिडबी इसको देख रहा है भैया। उद्यमी मित्र पोर्टल पर एमएसएमई को अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, जहां से उन्हें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। आप इसको बिल्कुल वैसा ही समझें जैसे हमारे लिए एक आधार नंबर है, वैसे ही उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर काम करता है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर या उस पर रजिस्टर्ड होकर, वहां पर कई सारे बैंक्स और बाकी एमएसएमईज भी रजिस्टर्ड है, वो लोन वहां से एक्सेस कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम वहां पर होती है सारी, उनको एक्सेस कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट उस पर डाल सकते हैं। ये सारी सुविधा वहां पर मिलती है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आप में से जिन्होंने भी सफिशिएंट टाइम ले लिया है, भी आप में से जिन्होंने भी बी आंसर किया है वो बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पर बी आंसर बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पीएलआई स्कीम इज इनकरेक्ट? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अभी मैंने आपको पूरा बताया है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है वो आपको चुनना है। जो इनकरेक्ट है बाबू वो आपको चुनना है। इट इज अ सेक्टर स्पेसिफिक एंड हैज डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ईच सेक्टर। ये एक सेक्टर स्पेसिफिक है और इसके लिए डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर सेक्टर के लिए। 14 सेक्टर्स इसमें चिन्हित किए गए। इट एम्स टू अट्रैक्ट फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। इसका उद्देश्य ये भी है कि फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को मैन्युफैक्चरिंग में अट्रैक्ट किया जाए। इट प्रोवाइड्स अपफ्रंट कैपिटल टू बिजनेस फॉर सेटिंग अप न्यू फैक्ट्रीज। या इसके अंतर्गत आपको अपफ्रंट कैपिटल मिलती है ताकि आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकें, नई फैक्ट्री स्टार्ट कर सकें। या इट इज डिजाइन टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स एंड बूस्ट एक्सपोर्ट। या इसलिए लाया गया ताकि आपकी डिपेंडेंसी इंपोर्ट पर, आयात पर कम हो और आप निर्यात ज्यादा से ज्यादा कर सके, उसको बूस्ट किया जा सके। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपको ये बताना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट का चुनाव आपको करना है। इत्मीनान से आंसर करिए भैया। इसमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा उसको हमें चुनना है। ठीक है। पीएलआई स्कीम, पीएलआई स्कीम के अंतर्गत क्या करती है? इंसेंटिव आपको प्रोवाइड करती है सरकार यदि आप इन सेक्टर्स में हैं और एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। क्लियर है? तो यहां पर अब देखिए, एक सेक्टर स्पेसिफिक होगा, हर सेक्टर के लिए अलग अलग लिमिट है कि आपको कितना इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये हर सेक्टर के अलग है। तो पहला तो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, थ्रेशोल्ड मतलब इसको इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा प्रोडक्शन करने पर, क्योंकि ये प्रोडक्शन से ही लिंक्ड है, तो इससे बिल्कुल फॉरेन इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा। ये हम लोगों ने देखा, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए इसको शुरू किया गया था। लेकिन ये किसी तरीके की अपफ्रंट कैपिटल नहीं प्रोवाइड करता है, बल्कि ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। अगर आप एक प्रोडक्शन थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा करते हैं तो सरकार आपको इंसेंटिव देगी, कोई अपफ्रंट कैपिटल की बात ये नहीं करता है। इसलिए इसमें सी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट का ही हमें चुनाव करना था। ठीक है जी। तो आज के लिए फिर इतनी चर्चा रखते हैं। आज हम लोगों ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, पीएसएल और एमएसएमई की जो यूनिट है उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा कर ली है। आप सभी के लिए मैं फिर से बता दूं, रजिस्ट्रेशन की डेट एक्सटेंड कर दी गई है। 30 अगस्त अब रजिस्ट्रेशन की नई डेट हो गई है। रजिस्ट्रेशन अगर नहीं कंप्लीट कर पाए तो तब कर लीजिए, आपके पास थोड़ा समय और बढ़ गया है। इनके अलावा तैयारी अपनी शुरू करिए। आप हमारे महापैक से जुड़ सकते हैं। महापैक आपको 1 ईयर, 2 ईयर और 6 मंथ 3 वैलिडिटी में मिल रहे हैं। महापैक आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह काम करता है। ये जेआईबी का महापैक था सिर्फ। अगर आप एक ही महापैक में जेआईबी सीआईबी दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, जेआईबी सीआईबी के कंबाइंड महापैक में। ये आपको 2 सब्सक्रिप्शन में मिलने वाले, 2 वैलिडिटी में, 1 ईयर और 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन में। इनके अलावा ऑफिसर्स फाउंडेशन बैच, आपके लिए एक नया फाउंडेशन बैच भी लॉन्च कर दिया गया है। जिनकी थ्योरी अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जिन्होंने थ्योरी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एमसीक्यू से पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। उनके लिए नया फाउंडेशन बैच, ऑफिसर्स बैच लॉन्च हो गया है। 23 तारीख से इसमें क्लासेस शुरू हो रही हैं आपकी फाउंडेशन बैच में। और अगर आपके पास महापैक है तो फाउंडेशन बैच आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं, फाउंडेशन बैच आपको उसमें मिल रहा है। इसके अलावा हमारा जेआईबी एमसीक्यू बैच आ रहा है। एमसीक्यू बैच में दोनों चीजें मिल जाएंगी आपको। एमसीक्यू की सारी क्लासेस लाइव मिल जाएंगे, साथ ही साथ फाउंडेशन बैच की क्लासेस भी आपको मिल जाएगी। फाउंडेशन बैच इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया जा रहा है। जेआईबी फाउंडेशन 2.0 इसके पहले का बैच है। अगर आपका कोई एक ही विषय रुका है तो आप सिंगल सब्जेक्ट भी
यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनके अलावा कुछ भी और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, इस QR कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या आप टेलीग्राम पर सर्च करें आशीष सर JIB CIB एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं, कल आपसे मुलाकात होगी मॉड्यूल 1 की अगली यूनिट पर डिस्कशन करने के लिए MCQ के थ्रू। बहुत बहुत धन्यवाद।